हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? देखिए क्वेश्चन ये कहाँ से पूछा गया है, आप खुद देख लीजिए। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? देखिए चंपारण का जो सत्याग्रह है वो कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया था। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। देखिए जो क्वेश्चन में वो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों ने उन्हें वहां आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया। ठीक है, गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरल हक, जेबी कृपलानी, नरहर पारीक और महादेव देसाई के साथ 1917 में वहां पहुंचे। देखिए इसमें महादेव देसाई है, अब्दुल बारीक है, नरहर पारीक है। तो ठीक है, इनके साथ जो कौन कौन थे? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरल उल हक, जेबी कृपलानी, नरहर पारीक और महादेव देसाई थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी थे। चंपारण नील आंदोलन जब हो रहा था तो उनके महात्मा गांधी के साथ ये सभी लोग थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसानों को अपनी जमीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा निहलों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसी तरह की परिस्थितियां पहले बंगाल में भी रहती थी, मगर 1859 से 61 के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहां के किसानों ने निहले साहबों से मुक्ति पा ली थी। तो महात्मा गांधी को वहां पर जो निमंत्रण दिया था वो रामकुमार शुक्ल थे। रामकुमार शुक्ल ने उन्हें वहां बुलाया था। तो किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। जिले के अधिकारियों ने जल भुनकर उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। देख इतनी ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर देख लेते हैं कि सब यहीं पर किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी ने जीत ली। चंपारण में उन्होंने वह भयानक गरीबी भी देखी जो भारतीय किसानों के जीवन का अंग थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। इसमें अभी बात की थी हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, तो बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था तो वो कौन सा आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। कब चलाया था? तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1930 में महात्मा गांधी ने चलाया था। बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया ऐसा और स्वयं नमक बनाकर नमक के एकाधिकार को भी तोड़ दिया था इस आंदोलन के प्रभाव में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो आप देखते हैं कि दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1915 से 16 के बीच में कितने होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? होम रूल लीग में हम नाम सुनते हैं बीजी तिलक का और एनी बेसेंट का। तो 1915 से 1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक की तो की थी बीजी तिलक ने, वो कहां पर की थी? तो बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में की थी। अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजी तिलक।
ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की थी तिलक ने, तो आपका आंसर होगा बेलगाम में 1916 में। ये हो गई पहले होम रूल लीग की बात। दूसरे होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, श्रीमती एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम। इनका जो श्रेय है एनी बेसेंट को जाता है। तो दूसरे होम रूल लीग की स्थापना जो की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी उसमें सितंबर 1916 में, ठीक है, सितंबर 1916 में। दूसरे होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो इन्होंने कहां पर की थी, तो मद्रास में की थी। इन्होंने दूसरे होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी, ठीक है। बेलगाम में होम रूल लीग एक राजनीतिक संगठन था जिसने अंग्रेजों से भारत के लिए स्वशासन की मांग थी। आप पूछेंगे कि होम रूल लीग क्या था, तो होम रूल लीग एक राजनीतिक संगठन था, इसने भारत में स्वशासन के लिए मांग की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें नागपुर दिया है, पूना दिया है, मुंबई दिया है। और बीजी तिलक ने, आपको पता चल गया है कि बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पर की थी, तो बीजी तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो कहां पर की थी, तो बेलगाम में की थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि इन दो होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से पूरे देश में इस मांग को प्रचारित किया कि युद्ध के बाद भारत को होम रूल या स्वशासन दिया जाए। यही वह आंदोलन था जिसके दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इन दो लोगों ने बहुत तेजी से प्रगति की और होम रूल की मांग पूरे देश में गूंजने लगी। कांग्रेस की निष्क्रियता से दुखी अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी भी होम रूल लीग में शामिल हो गए। इन होम रूल लीगों पर जल्द ही सरकार का प्रकोप टूटा। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के विरोध के कारण सरकार ने मजबूर होकर सितंबर 1917 में इन्हें छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है। देखिए, जो हुंकार हिंदी पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। तो इसका इनका जो संबंध है वो किससे है, तो हिंदी हुंकार जो पत्रिका थी इसका संबंध किससे है, सहजानंद सरस्वती, यमुना काजी, राहुल सांकृत्यायन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित ऐसे ही पॉइंट को कवर करना है, आपको ये बुक पढ़नी है जिससे मैंने ये क्वेश्चन को छांटे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हुंकार जो हिंदी पत्रिका का संबंध है वो किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो संबंध है सहजानंद सरस्वती से भी है, यमुना काजी और राहुल सांकृत्यायन से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हुंकार पत्रिका थी वो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। हडसन, ह्यूरोज, कैंपबेल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ये बात किसने की थी, तो ह्यूरोज ने की थी। ह्यूरोज ने इस बात को कहा था कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जो ह्यूरोज था वो ब्रिटिश सेना में कमांडर था, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था और इनके रानी झांसी की रानी के विरुद्ध अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। तो जब इनकी मौत हुई, झांसी की रानी की मृत्यु हो गई, उसके बाद इसने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो एक विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ह्यूरोज,
अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे जगजीवन राम। 1977 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, भारत का। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1986 में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1986 में हो गई थी। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? नवंबर, फरवरी, मई, उपयुक्त में से एक, अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी पीछे पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि 1918 से किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो कब हुआ था? मई में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मई में। इसमें जो चंपारण जो कृषि कानून था, चंपारण कृषि कानून था, इसमें क्या था कि तीन गठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। जो चंपारण जो कानून था, यहाँ पर तीन गठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये नील किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करती थी, इसलिए यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया था, महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो बिहार के सन्यासी, उरांव, संथाल, उपयुक्त में से एक, अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जतरा उरांव जो जनजाति थी, जतरा उरांव जनजाति थी, इसने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी अध्यक्षता की बात करें, इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? CR दास ने, देशबंधु चितरंजन दास ने। ठीक है, CR दास ने। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो CR दास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से एक, अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य भारत में उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। भारत में उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था इसका उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, धर्मपाल, तिलक, उपयुक्त में से एक, अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। इसे जो प्रकाशित किया गया था वो 1983 में 1983 में वॉयस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। वॉयस ऑफ इंडिया, वॉयस ऑफ इंडिया द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमन, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन.वी. रमन। एन.वी. रमन। एन.वी. रमन ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।